मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय जनित जीव की किस प्रकार पराधीन प्रवृत्ति पाई जा रही है, यह हम आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के शब्दों से समझ रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ सामने विराजमान है। द्वितीय अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। ज्ञानावरण के उदय जनित जो अवस्था होती है उसकी तो चर्चा पूरी कर ली अपन ने। सबसे पहले तो मति ज्ञान किस प्रकार पराधीन है, अनेक अनेक तर्क युक्तियों से सिद्ध करके दिखाया, अनेक अनेक। उसमें फिर इंद्रियों की भी बात ली, मन की भी बात ली, तत्पश्चात श्रुत ज्ञान की बात ली। और श्रुत ज्ञान में तो एक बात कह दी कि श्रुत ज्ञान प्रवृत्त होता है सो मति ज्ञान से प्रवृत्त होता है। मतलब ये मति ज्ञान भी ये श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान के पराधीन हुआ। मतलब मति ज्ञान स्वयं पराधीन, श्रुत ज्ञान उसके अधीन, मतलब और पराधीन। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी, जहाँ पर ये समझ लिया था कि भले ही वे स्पष्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, विशद रूप से जानते हैं, परंतु द्रव्य में सीमा है, क्षेत्र में लिमिटेशंस है, काल में लिमिटेशन, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उनको लिमिटेशंस है। भाव की अपेक्षा शायद आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट तो जानना होता ही है, वहाँ पर कुछ ऐसी अलग व्यवस्था नहीं होती। परंतु द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा से तो आप जरूर कह सकते हैं कि वे सीमित ही जानते हैं। इसलिए तो उसका नाम पूर्ण प्रत्यक्ष ना कह करके एक देश प्रत्यक्ष कहा है। और केवल ज्ञान की तो बात हम सभी जानते हैं, केवल ज्ञान तो वर्तमान में सद्भाव है नहीं, तो उसके प्रवृत्ति की बात अपन कुछ कह सकते हैं नहीं। वो तो जीव को पाया ही नहीं जाते, अनादि संसार अवस्था में उसका कोई रोल है ही नहीं। जो सर्वावधि, परमावधि और मन पर्य ज्ञान है, ये भी मोक्ष मार्गस्थ जीव को ही होते हैं, जो मोक्ष मार्ग में चढ़ चुके हैं। ऐसे मुनिराजों को ही होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। तो कई सारी बातें हैं ये समझने लायक थी। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान जिस भी प्रकार से हो, ये पराधीनता के गर्त में चले ही जाते हैं। किसी भी प्रकार से हो, इनमें लिमिटेशंस तो आए जाते हैं। क्योंकि एक बात विचार कीजिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, ये क्षयिक ज्ञान है या क्षयक्षमिक ज्ञान है, बताना जरा। क्षयक्षमिक होना चाहिए, बराबर, क्षयक्षमिक ज्ञान है। और क्षयक्षमिक ज्ञान अपन कई बार देख चुके हैं, ये नश्वर है, ये कभी ना कभी इसका भी खत्म, ये अंत होने ही वाला है। भले ही अनादि से चले आ रहा है, परंतु इसका कभी ना कभी अंत तो होगा ही होगा। और केवल ज्ञान एक ऐसा क्षयिक ज्ञान है जो एक बार प्रकट हो गया तो कभी खत्म नहीं होता है। ज्ञान आवरण संबंधी चर्चा हो गई। अब हम दर्शनावरण के संबंध में चर्चा करते हैं कि दर्शनावरण के उदय जनित जीव की कैसी अवस्था पाई जाती है। यहाँ पर पंडित जी साहब ने चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन चारों को एक साथ ले लिया है और कहते हैं कि इनकी कैसी प्रवृत्ति होती है, जरा समझना। हालांकि जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, इनकी पराधीन प्रवृत्ति पाई जाती है, वैसे ही आप चक्षु, अचक्षु, अवधि में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चक्षु दर्शन कहते किसे हैं, बताना जरा। किताब बंद रखेंगे, हाँ, किताब में कोई पढ़ करके किसी प्रकार से कुछ नहीं कहेंगे। आपको जिस प्रकार से भी चक्षु दर्शनोपयोग की परिभाषा याद है वो बताइए। चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? बताइए, चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? सिंपल परिभाषा है,
कुछ टफ है भी नहीं, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। हाँ, ऐसे तो इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। एक मिनट, आप अपने ही परिभाषा को जरा, मैं आपने जो परिभाषा की उसको दोहराता हूँ, अब आप ही थोड़ा सा उसमें मिस्टेक ढूंढिए, ठीक है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। आपको कुछ थोड़ा सा अटपटा लग रहा है? ज्ञान की जगह पे अलग वर्ड यूज करना। हाँ, बस 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 बस, मुझे यही चाहिए था। ठीक है, आपको गलती पकड़ में यही चाहिए था। नो प्रॉब्लम, गुड गुड, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। कोई और प्रयास करेगा? देखो, ये परिभाषा याद होनी चाहिए, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, ये इन सब की ज्ञान दर्शन की ये परिभाषा पता होनी चाहिए। क्योंकि और अवधि ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होता है वो अवधि केवल दर्शन ऐसा बोलेंगे क्या? मैं अभी चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु, मैं अभी सिर्फ चक्षु दर्शनोपयोग की पूछ रहा हूँ, बाकी की मैं अभी पूछ नहीं रहा हूँ। मुझे चक्षु दर्शनोपयोग की परिभाषा बताइए। बताइए, चक्षु दर्शनोपयोग की परिभाषा क्या है? अगर आप इसमें फेल हो गए हैं तो समझ लेना भाई, अपनी परिवेशिका की जितनी भी मेहनत थी पूरी मिट्टी पलित हो गई। प्रवेशिका में बहुत मेहनत ली है अपन ने। नेत्र के द्वारा जो देखा जाएगा, हाँ, तो पूर्व जो ज्ञान होगा, जो उपयोग होगा दर्शन, उसको दर्शनोपयोग। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ, गुड। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाला दर्शनोपयोग सो चक्षु दर्शनोपयोग ऐसा नहीं, ऐसी परिभाषा साफ साफ गलत है। तो दर्शनोपयोग उसे कहते हैं जो मति ज्ञान, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग ये मति ज्ञान के पहले होते हैं, बराबर। तो आपको ऐसे कहना होगा कि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाला जो मति ज्ञान है उसके पूर्व होने वाला दर्शनोपयोग सो चक्षु दर्शनोपयोग। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आंखों के माध्यम से होने वाला दर्शनोपयोग सो चक्षु दर्शनोपयोग, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आंखों के माध्यम से दर्शनोपयोग आप कह ही नहीं सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वहां पर वस्तु का सत्ता मात्र का अवलोकन है, सत्ता मात्र को ग्रहण कर रहे हैं। तो आंखों के माध्यम से आप चक्षु दर्शनोपयोग नहीं कह सकते हैं। आंखों के द्वारा होने वाला जो मति ज्ञान है उसके पूर्व होने वाला दर्शनोपयोग उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं, ठीक है। अचक्षु दर्शनोपयोग की परिभाषा अब आराम से बता पाएंगे। हाँ, आंख को छोड़ करके बची जितनी भी इंद्रियां हैं और मन है उनके माध्यम से जो मति ज्ञान होता है उसके पूर्व होने वाला दर्शनोपयोग सो अचक्षु दर्शनोपयोग, ठीक है। ऐसी परिभाषा क्यों बनाई? क्योंकि कोई ये भ्रम ना कर ले कि आंखों से देखना सो दर्शन है। देखो, चक्षु और अचक्षु ऐसे ही भेद क्यों किए? घ्राण अघ्राण, कर्ण अकर्ण ऐसे भेद क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रायः दर्शन का अर्थ लोग आंखों से देखने का अर्थ करते हैं, जो कि हम वहाँ नहीं बताना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आंखों से देखना वो दर्शन नहीं है। चक्षु दर्शनोपयोग तो उसका नाम है जहाँ पर आंखों के माध्यम से जो मति ज्ञान हो रहा है उसके पहले दर्शनोपयोग हो रहा है, उस दर्शनोपयोग को हम चक्षु दर्शनोपयोग कह रहे हैं, ठीक है। हम अब अवधि ज्ञान की तो परिभाषा अपन ने देख ही ली। अवधि, हाँ, एक मिनट शेयर है, मैं थोड़ा सा पहले जो अपन ने डिस्कशन किया था ना रिगार्डिंग जो जीडी को जो हित और अहित का ज्ञान, तो उसमें थ्रू शुद्ध ज्ञान के थ्रू ये कहना चाह रहे थे क्या? मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था क्या वो कैसे ये पर समझ में आएगा कि मेरे लिए थोड़ा सा अरे बताया था वो संज्ञा की अपेक्षा। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो हम सुनिए, जो हम कह रहे हैं कि हितकारी अहितकारी मनुष्यों को होता है, तिर्यंचों को होता है, संघियों को होता है, जो अपन उनके लिए हितकारी अहितकारी कह रहे हैं
वो तो तत्व निर्णय, तत्व विचार की अपेक्षा कह रहे हैं कि इस प्रकार से वे विचार कर सकते हैं। चींटी इत्यादि को उस प्रकार का हित अहित का ज्ञान है ही नहीं, तत्व विचार वाला, ठीक है, तत्व विचार वाला हित अहित का ज्ञान नहीं है। और वहाँ हित अहित मतलब विषय संबंधी हित अहित अपन ने बिल्कुल भी नहीं लिया था। नहीं तो ये जो संज्ञा की अपेक्षा तो बात समझ में आ गई। हाँ, वो ऐसा मतलब दे आर अट्रैक्टेड, लेकिन जो आपने एक और एक्सप्लेनेशन पॉइंट किया ना, वो क्या शुद्ध ज्ञान इसमें अप्लाई किया है आपने? मैं ये समझ नहीं पाया। शुद्ध ज्ञान देखिए, हाँ, ये विशेष जान रही है वो इस चीज को, क्यों मेरे लिए ठीक नहीं। शुद्ध ज्ञान ये दो चीज बताएंगे, एक तो ये संज्ञा वाला इशू है, मतलब उसकी वजह से होता है ये उनको, और दूसरा फिर आपने ये समझाने की कोशिश। मैं ये तो पूरा मेरे को एकदम बुलेट पॉइंट जैसे समझ नहीं आई बात, सेकंड वाला क्या होगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मनुष्यों को जो हित अहित का ज्ञान कहते हैं, संघियों को जो हित अहित का ज्ञान कहते हैं, बराबर, तो वो वाला हित अहित का ज्ञान उनमें लागू नहीं होगा, चींटी आदि में। बस यही कहना चाह रहा था मैं, बस यही कहना चाह रहा था। हाँ, संज्ञा की अपेक्षा, और अब विषय संबंधी लगाइए ना, विषय संबंधी हित अहित का ज्ञान, उसकी बात अपन ने की ही नहीं है उसके। वैसे चलिए पहले इतना प्रकरण पूरा करते हैं, फिर एक और विशेष बात कहूँगा मैं आपको। हाँ, अवधि दर्शनोपयोग की भी परिभाषा देख लिया अपन ने। जो अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला दर्शनोपयोग सो अवधि दर्शनोपयोग, और केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला दर्शनोपयोग सो केवल दर्शनोपयोग, बराबर। केवल ज्ञान के लिए अपन ने साथ साथ रखी, क्योंकि जुगवम जम्मा केवली, ये केवलियों की युगपत होते हैं। बाकी दंसण पूर्वम नाणम छदमत्थाणम, छदमस्तों के तो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान पाया जाता है, ये अपन ने देखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर पराधीनता कैसे, पराधीनता यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं कि देखो ना, चक्षु दर्शनोपयोग भी कब काम में आएगा, जब मति ज्ञान हो रहा होगा, वो भी कौन सा, आंखों के माध्यम से होने वाला मति ज्ञान, उसके पूर्व एक दर्शनोपयोग होगा, उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। मतलब विचार कीजिए कितना आधीन है ये मति ज्ञान के भी, मति ज्ञान होना होगा, उसके बाद में ये होगा। अब इंटरडिपेंडेंस भी बता सकते हैं, हाँ, कि पहले तो चक्षु दर्शनोपयोग होगा, फिर उसके बाद मति ज्ञान आंखों के माध्यम से प्रवृत्त होगा। आप मति ज्ञान की पराधीनता भी ऐसे बता सकते हैं, और चक्षु दर्शनोपयोग की भी पराधीनता ऐसे बता सकते हैं कि देखो तो मति ज्ञान जब काम करना होगा वो भी आंखों के माध्यम से, उसके पहले तो एक आधा दर्शनोपयोग होगा, उसको चक्षु दर्शनोपयोग कह रहे हैं, तो उसका उस टाइम पे अचक्षु दर्शनोपयोग काम में नहीं आएगा। ये ऐसी पराधीनता आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए इतना प्रकरण पढ़ लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 35 पर है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। आ गई, इन्होंने पूरी परिभाषा बताई है, पूरी परिभाषा। हाँ, तथा अच्छा, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। वहाँ नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। अब समझना, इन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, अभी हर बार परिभाषा उतनी नहीं बताते जाएंगे, उन्होंने पहले परिभाषा बता दी, अब यहाँ पर उन्होंने एकदम शॉर्ट में कह दिया कि नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, ठीक है। वह तो चौ इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, तथा स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत्र इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथायोग्य एकेंद्रियादि जीवों को होता है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं के होता है, ठीक है, जिनका अवधि ज्ञान होगा उन्हीं के लिए होगा। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, कोई
व्यक्ति है, कोई ठीक है, कोई मनुष्य है जो अवधि ज्ञान लगा रहा है आंखों के माध्यम से, तो उसके पहले कौन सा दर्शन उपयोग होगा? आंखों के माध्यम से लगा रहा है तो चक्षु अवक्षेपण। हाँ, क्या आप जानते हैं प्रश्न ही गलत था। कैसे सभी जन चूक गए? आपने तो पहले ये उत्तर ये देना चाहिए था कि प्रश्न, आपने पहले ये उत्तर देना था प्रश्न गलत है। प्रश्न कैसे गलत है? ये अवधि ज्ञान के पहले से चक्षु कैसे लगाएंगे ना? हाँ, अवधि ज्ञान चक्षु की इंद्रिय के माध्यम से कैसे प्रवृत्त होगा? अवधि ज्ञान कभी भी इंद्रियों से प्रवृत्त नहीं होता है। मैंने आपको कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा, कितने जनों को सही लगा ये क्वेश्चन? मतलब विचार करना, अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान की बात आई, केवल ज्ञान की बात आई, तो वहां पर आपको इंद्रिय मन का सहारा नहीं ही होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो डायरेक्टली जान लेगा। ठीक है, अब ये तो एक प्रश्न था। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ, एकेंद्रिय को कौन सा ज्ञान होता है? मति श्रुत अवधि में से कौन सा होगा? क्या कहा? कल्पना जी आपने अरे क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और रहता है। क्या क्या? दोनों, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रहता है। ठीक है, अब प्रश्न है मेरा, श्रुत ज्ञान कैसे होता है? ठीक है, हाँ, किसके माध्यम से प्रवृत्त होता है? इंद्रिय या मन? इंद्रियों के माध्यम। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इंद्रियों तथा मन। अरे वो तो मति ज्ञान हो गया बाबा। इसी के थ्रू मति फॉलोड बाय उसका विशेष जानना। क्या क्या? मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान। हाँ, श्रुत ज्ञान ठीक है, परंतु श्रुत ज्ञान कैसे प्रवृत्त होगा? इंद्रिय या मन या दोनों? मन तो है नहीं, स्वभाव मन है, द्रव्य तुमको नहीं है। जो भी इंद्रिय होगी उसके थ्रू काम चलाना पड़ेगा। भाव मन तो रहता है ना सर। अरे भाव मन कैसे होगा? हाँ, मतलब देखिए, आप समझ रहे हैं प्रश्न। एकेंद्रिय को अपन कहते हैं कि मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, बराबर, परंतु श्रुत ज्ञान के लिए तो बेसिक कंडीशन है क्या? श्रुत मन इंद्रिय से श्रुत ज्ञान होता है, सो मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है, और एकेंद्रिय के तो मन है नहीं, तो एकेंद्रिय के श्रुत ज्ञान कैसे कहते हो? समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है। आप उठाकर ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो उपचार से कह दिया जाता है कि उनके श्रुत ज्ञान होता है, और पंडित साहब ने भी यहाँ पर कहा है कि एकेंद्रिय आदि के श्रुत ज्ञान होता है, परंतु अगर आप टेक्निकली विचार करेंगे तो आप नहीं कह सकते कि उनको श्रुत ज्ञान है, और उनका आपको मति ज्ञान मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने लॉजिक्स भी आपके सामने रखे हैं, आपके सामने मैंने लॉजिक्स भी रखे हैं। तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान भी मन से ही प्रवृत्त होता है क्या? अरे श्रुत ज्ञान का बेस ही, मतलब कोर ही ये है, वो प्रवृत्त ही मन से होता है। फिर कोई भी हो, अनक्षरात्मक हो, अक्षरात्मक हो, कोई भी हो, वो श्रुत ज्ञान अपन, अरे देखिए सूत्र है ना, श्रुतम अनिंद्रियस्य, जो श्रुत ज्ञान होता है वो अनिंद्रिय के माध्यम से प्रवृत्त होता है, और एक इंद्रिय के तो है नहीं, एक इंद्रिय के असंगी पंचेंद्रिय के है नहीं वो। उसमें मन का ज्यादा यूज होता है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या शुद्ध ज्ञान में? इन कंपैरिजन टू मति ज्यादा नहीं, मन ही प्रवृत्त होता है,
ज्यादा होता की बात क्या है? ज्यादा के मतलब वो उसको स्पेशल उसमें प्रोसेस करना पड़ेगा ना। एक तो बेसिक ज्ञान हो गया मति ज्ञान से, तो फिर फर्दर उसके द्वारा जो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, यूज ज्यादा होगा, बराबर। मति ज्ञान से ज्यादा यूज श्रुति ज्ञान, बराबर। उनको अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान के भेद होते हैं। मति ज्ञान ही कहना पड़ेगा आपको फिर। अगर आप ये तर्क लगाते हैं तो उपचार से देखिए, अपन तो यही कहते हैं कि हम सबको मति श्रुति ज्ञान है। उपचार से तो यही कहा जाता है, ठीक है। उपचार के कथन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेक्निकली भी विचार करना, ठीक है। चलिए, मैंने तो सहज ही में प्रश्न पूछ लिया, ज्ञान दर्शन की चर्चा चल रही थी। अब आइए पेज नंबर 36 पर आ जाइए। कुछ प्रकरण में डायरेक्टली पढ़ करके दिखाऊंगा आपको, कुछ प्रकरण का मैं स्पष्टीकरण करूंगा, ठीक है। अभी ये जो पैराग्राफ है ना, इसका मैं पहले स्पष्टीकरण करता हूँ, बस आप पेज खोल करके रखिए। देखिए, एक बार पहली एक लाइन पढ़ते हैं, फिर अपन स्पष्टीकरण करते हैं। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। मैं चाहता हूं कोई इस पंक्ति को फिर से एक बार पढ़े और अर्थ बताए। पंक्ति भी पढ़नी है और अर्थ भी बताना है। कोई भी पंक्ति पढ़िए। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। हाँ, तो ये छद्मत्व के लिए ये वचन लिखा है। ओके। ज्ञान दर्शन का सद्भाव, हाँ, छद्मस्तों की अपेक्षा बताया, ठीक है। हाँ, प्रश्न है मेरा, आपका उत्तर एक प्रकार से सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं, यहां पर लिखा है ज्ञान दर्शन का सद्भाव। प्रश्न है मेरा, ज्ञान और दर्शन ये क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है? गुण है, बराबर। प्रश्न है मेरा, गुण सद्भाव रूप है, ये ज्ञान दर्शन गुण सद्भाव रूप है या कभी अभाव भी हो जाता है इनका? अभाव तो नहीं होगा। फिर इन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया कि ज्ञान दर्शन का सद्भाव? ज्ञान दर्शन तो सदा सद्भाव रूप है। कितने जन समझ रहे हैं प्रश्न? तो सद्भाव रूप ही रहेंगे, ज्ञान और दर्शन साथ में रहेंगे ना। उपयोग का वो है, कितना उपयोग का गुण, तो उसको हमने समझने के लिए दो में कर रखा है, वो तो एक ही है बेसिकली। वो ठीक है, लेकिन उसको आवरण है, अभी छद्मस्त है तो आवरण है, इसके लिए उसका इतना अभाव माना जाता है। ऐसे उनका पूर्ण अभाव तो होगा नहीं। हाँ, मतलब आप ये ज्ञानावरण दर्शनावरण, हाँ, मतलब आप के अनुसार छद्म को ऐसा बोला जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा गुण आधा प्रकट है और गुण आधा प्रकट नहीं है? क्या ऐसे कह सकता हूँ? आधा मतलब प्रोपोर्शनेट जितना है। नहीं, ये आवरण है, ज्ञानावरण है और दर्शनावरण तो नेचुरली पूरा तो नहीं प्रकट है। वो गुण ज्ञान और दर्शन का गुण आवरण की वजह से पूरा जितना आवरण है उतना ढका है और जितना ये है। करेक्ट, समझ? ऐसे नहीं है। हाँ, बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं है कि ज्ञानावरण से ढका है तो जितना प्रकट है उतना प्रकट है, ऐसा नहीं है। इसके लिए उसको क्षयोपशम बोला है ना, ऐसे करके। तो क्षयोपशम केवल ज्ञान, हाँ, ज्ञान दर्शन के जो गुण है वो तो पूर्ण ये इसमें ही चल रही है ना, उनके उपयोग के बारे में बताया है यहाँ पे बेसिकली। नहीं, आप ही ये शब्दों में अभी अटक रहे हैं। जो क्षयोपशम की बात थी वो ज्ञानावरण दर्शनावरण से संबंध रखते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब
दैट वाज अ फेयर स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सही था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। इनका मतलब ही यही है। हाँ, और ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण। तो देखिए इसमें से, हाँ बोलिए बोलिए। तो वो जो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में वो बादल आ गए हैं तो सूर्य थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं दिख रहा है, तो ऐसा तो ऐसी बात तो यहाँ पे है नहीं। तो वो बात सिर्फ केवल ज्ञान केवल दर्शन के लिए बताइए ना। वो जो इसको बोलते हैं ना कि सूर्य के ऊपर बादल आ गए हैं तो सूर्य का थोड़ा केवल वो दिख तो रहा है ज्ञान, तो वो केवल ज्ञान के, वो केवल ज्ञान भी नहीं, वो ज्ञान गुण को उर्दू करके बताया सिर्फ। अब देखिए वाली जो बात है मेरी जो समझ में नहीं आ रहा है, पूरी का जो एग्जांपल लिया है राउंड से ढका हुआ है, मतलब ये जो अपन बोलते हैं ना आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये समझाने के लिए ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ बराबर बराबर करेक्ट, होता है इसलिए नहीं दिखाई देता। यस यस बराबर। अब एक मिनट सभी जन सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ विशेष बात। हाँ, अगर आपको शायद प्रश्न या प्रकरण नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए ज्ञान दर्शन का सद्भाव कोई समझ सकते हैं कि यार गुण भी कभी अभाव रूप हो, ये ज्ञान दर्शन भी कभी अभाव रूप होगा क्या? समझना, यहाँ पर ज्ञान दर्शन का सद्भाव कहाँ है, मतलब उनके अपन जो कह रहे थे ना बीच में कि इतना प्रकट हो गया उतना प्रकट हो गया, वो ज्ञान प्रकट हो गया नहीं, ज्ञान गुण की पर्याय उतनी प्रकट है, और उसी को अपन कहते हैं कि ज्ञान गुण प्रकट हो गया। समझना, ज्ञान गुण की व्यक्तता उसके पर्याय के माध्यम से झलकने में आती है, बराबर। परंतु अपन यही कह देते हैं क्या कि ज्ञान गुण ही इतना प्रकट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन का सद्भाव, ये ज्ञान दर्शन का सद्भाव कह करके कहना चाहते हैं उन गुणों का जो विकास है ना उसका सद्भाव यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब पर्याय की अपेक्षा बात करी जा रही है। हाँ, गुणमुखी है ना, पर्याय की बात करी जा रही है, कहना चाहते हैं पर्याय के बारे में परंतु नाम दिया है गुणों का, ठीक है। चलिए, इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम के अनुसार होता है। जब क्षयक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है। क्या कहते हैं, अगर ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयक्षम कम है तो ज्ञान दर्शन की शक्ति भी थोड़ी है, और हाँ, अगर उनका क्षयक्षम ज़्यादा है तो उनकी शक्ति भी ज़्यादा है, बराबर। तथा क्षयक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणामन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। अब देखिए इसके बाद में एक बहुत सुंदर बात करेंगे। वे कहते हैं जीव जानता देखता है, ठीक है, जीव का काम क्या है, जानना देखना। प्रश्न है मेरा, क्या प्रत्येक समय में, आप थोड़ा सा तर्क से विचार कीजिए, क्या जिस समय में जान रहा है उस समय में देख रहा है? क्या जिस समय अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करता हूं, सुनिए पहले, क्या जिस समय में ज्ञानोपयोग कार्यरत है क्या उस समय दर्शनोपयोग कार्यरत है? बताइए। एक ही बार एक चीज होगी, मेरे को ऐसा लगता है, बराबर, वन एट ए टाइम ज्ञान उपयोग होगा या दर्शन उपयोग होगा, दोनों से एट ए टाइम नहीं कह सकते, ठीक है। और उसमें भी समझना, मान के चलिए सिर्फ ज्ञान उपयोग हो रहा है तो क्या होगा, सारे ज्ञान थोड़ी ना होंगे, 5 ज्ञान में से कोई तो भी एक होगा, और केवल ज्ञान होगा तो बचे हुए तो कोई चांस ही नहीं हो, तो सारे खत्म हो गए होंगे, बराबर। मान के चलिए मति ज्ञान हो रहा है, अब मति ज्ञान भी, हाँ देखो, मतलब कहना चाहते हैं कि सारे ज्ञान नहीं होंगे, कोई एक ज्ञान होगा, उससे एक ज्ञान का भी वो किसी एक विशिष्ट विषय में ही प्रवृत्त होगा। उपयोग में से भी कोई एक उपयोग में मान के चलिए ज्ञानोपयोग है तो उस ज्ञानोपयोग का भी कोई एक अंग मतलब कोई एक अंश मति ज्ञान है, मति ज्ञान प्रवृत्त हुआ, वो मति ज्ञान भी किसी एक विशिष्ट विषय को ही जानेगा, और उस विषय में भी उसके किसी एक अंग में ही प्रवृत्त होगा। देखिए
4 बातें लिखेंगे आप चाहे तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट या एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। आप लिखिए पहले उपयोग, कोई एक उपयोग, इतना लिखिए, कोई एक उपयोग। एरो करके लिखिए आगे, उसका कोई एक भेद। एरो करके लिखिए कोई एक विषय। मैं 5-6 लाइनों का सारांश एक लाइन में दे रहा हूं, बस इसलिए लिखना जरूरी है। कोई एक विषय लिख दिया और एरो करके लिखिए आगे उसका कोई एक अंग। 4 बातें की अपन ने। कोई एक ही उपयोग होगा, उस उपयोग का भी कोई एक ही भेद पाया जाएगा, उस भेद का भी किसी विशिष्ट विषय में ही प्रवृत्ति होगी और उस विशिष्ट विषय में भी किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होगी। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण ले रहे थे अपन, ज्ञानोपयोग होगा या तो दर्शनोपयोग होगा। मान के चलिए ज्ञानोपयोग होगा, तो ज्ञानोपयोग में भी कौन सा होगा? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। 5 में से एट ए टाइम एक ही होगा, उपयोग रूप मतलब प्रयोग रूप। हाँ, प्रयोग रूप एट ए टाइम एक ही होगा। मान के चलिए मति ज्ञान हो रहा है, तो मति ज्ञान भी हो रहा है, मतलब 5 में से एक ही हुआ। अब इसमें भी कहते हैं ये किसी एक विशिष्ट विषय में ही प्रवृत्ति करेगा। मान के चलिए ये किसी वस्तु को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, किसी एक वस्तु को स्पर्श कर रहा है। अब स्पर्श कर रहा है, ये विषय में प्रवृत्ति हुई, उसमें भी वह स्पर्श उष्ण है, शीतल है, ये अंग हो गए उसके। जिस समय में उसके शीत या उष्णपने को जान रहा है, उस समय में उसके रुकने चिकनेपने को नहीं जान रहा है। अब जाहिर सी बात है, आपने तवे को हाथ लगाया, ठीक है, गर्म तवे को हाथ लगाया। प्रश्न है मेरा, जिस समय में आपने उस तवे को हाथ लगाया, आपको किसका ज्ञान होता है? क्या आप ये चेक कर रहे होते हैं कि ये कितना चिकना है, कितना रूखा है, कितना मुलायम है, कितना कठोर है? क्या ये चेक करते हैं? या कितना गर्म है ये चेक करते हैं? अरे बताइए, बराबर, कितना गर्म है ये चेक करते हैं। मतलब बाकी उसके भी जो और पर्याय होती है वे भी गौण हो जाती है। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया? पंडित साहब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? रिपीट कर। एक चीज समझ में आ रही है कि एकदम वो जो फोकस है उसी पे ध्यान आपका एक्टिविटी हो रही है। हाँ, जैसे बाकी सब गायब हो जाएगा, ऐसा। बराबर, करेक्ट। बस ये उदाहरण है। अब बाकी और भी लगा सकते हैं आप, बाकी और भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो सिर्फ स्पर्श की बात हो गई। आप नेत्रेंद्रिय की लगा सकते हैं, आप कर्णेंद्रिय की लगा सकते हैं, और फिर उसके और विषय जानेंगे। मान के चलिए आपने रसनेंद्रिय लिया, तो विषय क्या लिया आपने? रसनेंद्रिय लिया। उसमें अंग क्या लेंगे? या तो खट्टा है, या तो मीठा है, या तो चरपरा है, या तो चरपरा मतलब तीखा, या तो कषायला है, या तो कड़वा है। किसी एक ही रस को जानेगा, बराबर, किसी एक ही रस को जानेगा। तो इस प्रकार से आप जान लेंगे, समझ लीजिए। मतलब विचार कीजिए, ये मति ज्ञान भी कितना सीमित जानता है। एक समय में एक ही विषय, एक अंग को ही जान पाता है, एक विषय के भी एक अंग को ही जान पाता है, उसकी एक विशिष्ट पर्याय को ही जान पाता है। और अपनी चर्चा तो 1-2 दिन पहले से चल ही रही है, क्या कि कई सारे समय बीत जाने के बाद, सेकंडों बीत जाने के बाद हम ये पता करते हैं कि हाँ, ये विशिष्ट कोई घटना हुई है, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अपने देखा था ना, जब मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में पंडित जी साहब ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से पराधीनता बताई थी। उसमें काल अपेक्षा पराधीनता क्या बताई थी? या तो कभी विलंब करके जानता है, या तो शीघ्र जानता है। कभी कभी तो फटाक से ख्याल में आता है कि क्या कहना चाहते हैं, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, अरे क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, समझ में ही नहीं आता है। ये क्या है? ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। ठीक है,
तो काल की अपेक्षा कभी देरी हो जाती है, कभी द्रव्य की अपेक्षा अस्पष्टता आदि बनी रहती है, बहुत सारी पराधीनता है। आइए अब प्रकरण पढ़ के लेते हैं। तथा क्षयपशम से ये हो गया था, हाँ, क्षयपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। ठीक है, एक काल में एक जीव को एक विषय का ही देखना जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहाँ एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है। ठीक है, अब कोमल जी आपने जो बात कही थी कि ये छद्मस्तों वाली बात है, छद्मस्तों के ऊपर लागू होगी, ये बराबर वही बात है। क्योंकि अगर आप ये अजम्पशन हटा दीजिए कि ये छद्मस्तों की बात नहीं है, ठीक है, ये हटा दीजिए 2 मिनट के लिए कि अपन छद्मस्तों की बात नहीं कर रहे। अब ये पंक्ति पढ़िए, क्या कि जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होगा या तो दर्शनोपयोग होगा, तो क्या दिक्कत होती? द्रव्य का नाश हो जाता ना, क्योंकि दूसरे का अभाव हो जाता। नहीं, वो नहीं, द्रव्य का नाश वो नहीं है। मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी समझ रहे हैं कि ये सारी छद्मस्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अजम्पशन हटा दीजिए कि अपन छद्मस्तों की बात कर रहे हैं। समस्त जीव राशि को लीजिए यहाँ पर और फिर पढ़िए कि वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होगा या तो दर्शनोपयोग होगा, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? वही ना जो हमने पढ़ा था ना कि ज्ञान उपयोग है तभी दर्शन उपयोग कहाँ है, और दर्शन उपयोग है तभी ज्ञान उपयोग कहाँ है? नहीं, वो नहीं। अरे मैंने आपको पहले ही बताया, छद्मस्तों का के बारे में विचार करते हैं, छोड़ दीजिए। मतलब केवली भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो अब केवली के ऊपर लागू करके देखिए ना ये पंक्ति कि एक केवली जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होगा या दर्शन उपयोग होगा, उनके ऊपर लागू ही नहीं होती है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर हम वो अजम्पशन नहीं लेते हैं कि हम छद्मस्तों की बात कर रहे हैं तो ये पंक्ति गलत ठहरेगी। आगे पढ़ते हैं। तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है, जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है, जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता, बराबर। तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है, मतलब उसकी कोई विशिष्ट पर्याय होगी, उसी को ग्रहण करेगा। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्षादिक को नहीं जानता। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने आपको 5-6 लाइन का सारांश एक लाइन में बता दिए, आपको वो लाइन याद करनी ही करनी है। कोई एक उपयोग होगा, उपयोग का कोई एक भेद होगा, वो भेद किसी एक विषय में प्रवृत्ति करेगा और विषय में भी किसी एक अंग में प्रवृत्ति करेगा। अंग आप यहाँ पर पर्याय के रूप में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता है। कोई सुनने में इतना मग्न है, वो सामने क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब होता है ना, कई बार जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते करते सामने वाला मतलब हमारे घर के सामने क्या घटना हो रही है हमें नहीं ख्याल में आता है। अपन क्या करते हैं, टहलते टहलते कभी बात करते हैं, ठीक है। अब सुनने में इतना उपयोग एकाग्र होता है, आंखों के सामने कुछ होकर दृश्य होकर के जा रहा है, हमें वो उतना भी ज्ञान में नहीं आता है। कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुजर जाता है, हमारे नहीं ख्याल में आता है। तो ये क्या है, कहना ये चाहते हैं कि जब सुनने में उपयोग होता है तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। अब ऐसा उल्टा भी लगा सकते हैं, जब देखने में उपयोग लगा होता है तब सुनने में उपयोग नहीं लगा। जैसे अभी का उदाहरण लीजिए, कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है। अब फ़ोन पर बात करते करते किसी ने कहा यहाँ पर कोई काम भी कर रहा है लैपटॉप पर, और एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ा है कान के पास में। अब जब वो लैपटॉप पे काम कर रहा है तो फ़ोन पे वो बात किए जा रहा है। हम अंत में क्या कहते हैं, अभी क्या कहा, जरा फिर से रिपीट करना। मतलब उपयोग एक ही समय पर एक ही जगह पर
लगा रहता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए और भी बात कहते हैं। उसका क्या आंसर बोला आपने भैया जी, केवल ज्ञान का? केवल ज्ञान में क्या तकलीफ हो जाएगी अगर एक काल में एक बोला तो? अरे मैं ये कह रहा था, हाँ यहाँ पर सिर्फ छद्मस्तों को इंक्लूड मत कीजिए, समस्त जीवों को ले लीजिए। तो ये जो पंक्ति है ना, एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होगा या तो दर्शनोपयोग होगा, ये परिभाषा, ये पंक्ति केवलियों के ऊपर लागू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग युगपत होता है। क्या क्या पैराग्राफ में केवली की तो बात ही नहीं कर रहे ना। अरे इसलिए तो, अरे मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो असम्पशन लेकर के अपन आगे बढ़े। ठीक है जी भैया जी, आपने ही प्रश्न उठाया था ऐसे कर। हाँ, मैंने प्रश्न उठाया था कि एक ऐसा लग रहा है आपने वो जो केवली का ऐड किया ना, उससे थोड़ा सा दे आर लॉस्ट। अच्छा, ओ लॉस्ट मतलब लॉस्ट भी क्या कहे। बार बार इनके माइंड में केवली आ रहा है ना, आप देखिए। हाँ केवली आ रहा है, इसलिए तो फिर पहले ये क्लियर किया कि ये छद्मस्तों की बात है, और फिर बाद में मैंने एडिशनली एक बात कही, अगर वो अजम्पशन ना रखे तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करने की बात है, कुछ कुछ टेक्निकल बातें आएंगी, आपको थोड़ा सा उपयोग शार्प रखना ही पड़ेगा। चलिए, तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। अभी शीघ्रता वाला भी पॉइंट अपन ने देख लिया कि कई सारा टाइम होने के बाद ख्याल में आते कि क्या होता है। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपत नहीं होता, क्रम से ही होता है। आपने देखा था कि ये क्रमशः ही जानता है। कहाँ देखा था अपन ने क्रमशः ही जानता है? कहाँ देखा था क्रमशः ही जानता है? अरे तो बात हुई थी मति ज्ञान के प्रकरण में, मति ज्ञान के प्रकरण में अपन ने देख लिया था कि क्रमशः जानता है। ठीक है, हम संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे कौवे के नेत्र के दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। हाँ, उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक ही है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। मतलब देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है कि जो कौवा होता है, अब इसको एक न्याय दिया, न्याय शास्त्र में इसको एक न्याय होता है, काकाक्षी तारक न्याय। काक अक्षी तारक न्याय। तारक मतलब होती है पुतली, और अक्ष मतलब होता है आंख, अक्ष मतलब होती है आंख, और काक मतलब कौवा। तो कौवे के आंख के पुतली का न्याय, मतलब कहना चाहते हैं कौवे की पुतलियां तो होती, पुतलियां मतलब जो क्या कहना चाहिए, आईबॉल्स कह सकते हैं, आईबॉल भी नहीं कह सकते, वो आंखों का जो हिस्सा दिखता है ना अपन को गोल गोल, वो तो होता है दो, परंतु वास्तव में क्या यहाँ पर क्या कहा है, सॉरी पुतली मैंने दो कैसे कह दिया, पुतली एक ही है, आईबॉल करेक्ट। जो गोलक है वो दो है, परंतु आंख है वो एक ही है, पुतली है वो एक ही है। पुतली मतलब गोलक से ये उसका वो बोल रहे हैं जहाँ पे वो घूमता है, तो क्या बोलेंगे एग्जैक्टली? जो अपना गोलाकार है ना, अपनी आंखों की तरफ देखिए, मतलब अपनी आंखों का अगर विचार करेंगे तो वो जो गोल गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, वो है गोलक, वो है गोलक। अंदर का नहीं, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है दो दो, परंतु अंदर में आंख होती है एक ही, पुतली जिसे अपन कह रहे हैं।
वो एक ही होती है, ठीक है। और वो इतनी शीघ्रता से घूमती है कि अपन को लगता है इसकी दो दो आंखें हैं, उसके गोलक दो है, पुतली एक ही है। अरे इसमें क्या कंफ्यूज होना है, ये कितने जन कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं भैया जी मालूम है, वो लेफ्ट राइट ऐसे दो विंडो रहती है, लेकिन उसमें से देखने वाली वो जो पुतली आई बॉल रहता है वो एक रहता है। हाँ बस हमारी माता जी को ख्याल में नहीं आ रहा है। ठीक है चलो, तो सिद्धांत घटित कर रहे हैं, सिद्धांत घटित कर रहे हैं। तो अब एक मिनट, सिद्धांत घटित कर रहे हैं कि जीव के लिए भी द्वार अनेक है, परंतु उपयोग तो एक समय पर एक ही होगा, ठीक है। और बस होता यह है कि शीघ्रता से वो उपयोग घूमते रहता है, वो उसका चेंज होते रहता है, इसलिए अपन को लगता है कि हाँ सभी काम हो रहे हैं, सभी इंद्रियां चल रही है, ठीक है। इस प्रकार से है। अब कल से एक थोड़ा नवीन प्रकरण चालू होगा, तो इसके लिए मैं अभी ये उठा नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक भी है। आज अपना वैसे समय भी हो गया, टेक्निकल टॉपिक उठाऊंगा तो इसके लिए 15-20 मिनट और लग जाएंगे, तो अभी नहीं करेंगे इसकी चर्चा, कल फ्रेश नए रूप से ही करेंगे। अभी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा एक ये था जो शुरुआत में मैंने जो रेज किया था ना, इसमें एक आपने अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, हाँ, उसका भी जिक्र किया था कल आपने। हाँ, तो मतलब इसी से संबंधित, इससे जो अपन एक इंद्रिय के विषय में बात हो रही थी ना, हाँ, कहना क्या चाहते हैं? दो स्टेप बताए थे ना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपन ने पहले शुरुआत में डिस्कशन किया ना, एक पॉइंट तो संज्ञा वाला था, बराबर, और दूसरा फिर आपने बताया शुद्ध ज्ञान की जो विषयों की अपेक्षा से आपने बात की, और कल इसका भी जिक्र किया था, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। हाँ, इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, तो इसका भी कोई रोल है क्या उसमें? नहीं, मुझे सच में मुझे प्रश्न ही नहीं समझ में आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जो शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछा था, हाँ हाँ हाँ, कि एक इंद्रिय बात जो है, हाँ, वो मतलब चीटी की बात हो रही थी आपने, कि वो कैसे डिसाइड करता है कि मेरे लिए हार्मफुल है, हाँ, राइट है, हितकारी है, कोई चीज है, तो उसमें एक तो आपने बताया संज्ञा की अपेक्षा, बराबर, दूसरा आपने ये बताया था कि वो विषय को, मतलब उनका जो ज्ञान है वो विषयों को वो करता है, हाँ, कि संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान मन के थ्रू वो हित अहित का वो कर लेता है। यहाँ पे आपने बताया विषय की बात की, हाँ, ठीक है ना। और तीसरा कल इसका भी आ रहा था ना, इसमें एंड में ये लिखा हुआ है अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। हाँ, कौन सा? कि जो भाग जाता है वो हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाता है, ये लास्ट में लिखा है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान हुआ उसको शुद्ध ज्ञान। हाँ, उस पन्ने को मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ओके, उसके संबंध में यह हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाता है, इत्यादि रूप ज्ञान हुआ वो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। अच्छा, तो मतलब ये एक इंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान, जो अब अपन थोड़ा ये बोल रहे थे ना कि शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं एक इंद्रिय, हाँ हाँ, कई जगह ये भी लिखा है कि उनको सिर्फ मति ज्ञान होता है, बराबर, आप अभी शेयर करे थे। एक्चुअली मुझे ये शब्द भी ध्यान आया था, मैं भूल गया था आपके उसमें में बात करना, तो मेरे को इसका भी हाईलाइट किया था आपने, 2-3 चीजें हाईलाइट की, लेकिन मैं कोरिलेट नहीं कर पाया था। कल से ये मैंने 2-3 बार सुना, फिर भी आई वाज नॉट क्लियर अबाउट इट, इसलिए मैंने रेस किया। एनीवे, इसका कोई रोल है क्या अक्षर में शुद्ध ज्ञान इसमें? तो वही देखिए, उपचार से आप कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहिए ना। और देखिए मैंने कल भी एक बात कही थी कि ये उदाहरण जो दिए ये बहुत ही टेम्पररी स्थूल उदाहरण दिए हैं, आप इसको परफेक्टली नहीं लगा सकते हैं। मतलब ये अब देखिए ना, यह हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाना, ये तो आप चाहे तो प्रत्यभि तर्क और अनुमान में भी लगा सकते हैं, इसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो कि ये श्रुत ज्ञान में ही जाना चाहिए। तो ठीक है, ये भी बात सही है, तर्क के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं हाँ ये सही है कि नहीं, उष्णता हम सही फिट कर रहे हैं। तो ये वही कह, ये जो उदाहरण दिए बहुत स्थूल उदाहरण दिए हैं, ठीक है, हम इसको एप्पल टू एप्पल बेसिस पे नहीं लगा सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हम इनको। मेरे को नहीं समझ में आया, मैं 2-3 बार सुना इस चीज को, अच्छा इसलिए मैंने आई रेज दिस इशू। ओके ओके, मेरे को काफी मतलब इस बार इसको समझने में मेरे को बहुत आई वाज अनकंफर्टेबल, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।